बट एक मास्टर पॉइंट मैंने क्या बताया आपको, LI4 पूरी बॉडी में कहीं भी दर्द है, साथ में हमारे सेंस ऑर्गन्स के लिए भी काम करता है, बीपी शुगर ये हार्मोन्स के लिए भी काम करता है, आंख नाक की कोई भी प्रॉब्लम है उन सब में ये काम। ऑर्गन जो हमारे ऑर्गन्स है बॉडी के अंदर मेन है 12 ऑर्गन्स, लीवर, स्प्लीन, किडनी, हार्ट, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, इस तरीके से 12 मेन ऑर्गन्स है हमारे। हर ऑर्गन को 2 घंटे का टाइम होता है, तो 24 आवर्स का साइकिल होता है। तो 11 बजे गॉल ब्लैडर की टाइमिंग स्टार्ट हो जाती है। तो अगर आप उससे पहले आप सो जाओगे ना तो आप खुद देखोगे आपको गहरी नींद आएगी, और उसके बाद आप सोओगे तो आपको गहरी नींद नहीं आएगी। नमस्कार दर्शकों, मैं दिया शर्मा, स्वागत है आपका एचपीएन न्यूज में। और आज हमारे बीच मौजूद है हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर अमित जैन सर। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगी कि आपने अपना समय हमें दिया। थैंक यू। मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में बताएं। नमस्कार साथियों, सबसे पहले अगर मैं आपको अपने बारे में बताऊं तो मेरा नाम है डॉक्टर अमित जैन। 16 साल से ज्यादा हो गए मुझे प्रैक्टिस करते हुए, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, नेचुरोपैथी के अंदर प्रैक्टिस करते हुए। 2009 से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं। हमने उन बीमारियों का इलाज किया है जिनका इलाज एलोपैथी में एक्चुअल में नहीं है, ठीक है ना। जैसे अर्थराइटिस हो गया, रोमेटॉइड अर्थराइटिस हो गया, डायबिटीज हो गया, जिनकी सालों साल जिंदगी भर हम लोग दवाइयां खाते हैं और उसके बाद भी ठीक नहीं हो पाते। एक ऐसा सिस्टम कि आपकी बॉडी के थ्रू ही आपकी बॉडी को ठीक किया जाए, यानी कि जो आपका लाइफ स्टाइल है उसको थोड़ा सा अगर चेंज कर दिया जाए तो ही आप अपनी बीमारी को ठीक कर सकते हो। कहते हैं ना, सारे डॉक्टर आपके शरीर के अंदर बैठे हुए, हार्ट स्पेशलिस्ट भी है, रेस्पिरेटरी वाला भी है, सारे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल भी है, सब आपके स्पेशलिस्ट आपकी बॉडी के अंदर है। बस वो सोए हुए उनको जगाना बाकी होता है। जैसे हनुमान जी को उनकी शक्तियों का याद दिलाना होता है। सारे ऑर्गन्स काम कर रहे होते हैं, वो एनर्जी की डिस्टरबेंस होती है कि वो प्रॉपर एनर्जी, अगर बॉडी को ऑक्सीजन कम नहीं मिलेगा तो बॉडी को दिक्कत आएगी। खुराक यानी कि सप्लीमेंट्स अगर प्रॉपर नहीं मिलेंगे तो बॉडी को दिक्कत आएगी काम करने में। तो अगर उन चीजों को ही बढ़ा दिया जाए तो बॉडी अपने आप काम करेगी। हड्डी किसी ने जोड़ी आज तक नहीं, हड्डी को बस टच करके रखे वो अपने आप जोड़ जाएगी। इतना फास्ट हमारा बॉडी का सिस्टम काम करता है। तो हम ऐसी बीमारियों पे काम करते हैं जिनका इलाज नहीं है, और एक परमानेंट सॉल्यूशन, यानी कि बॉडी अपने आप चीजों का इलाज करती है और किसी तरीके का इनमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो सर, एक्यूपंक्चर और एक्यूप्रेशर इन दोनों में क्या फर्क है? जैसे मैं अगर बात करूं, एक्यूप्रेशर और एक्यूपंक्चर टेक्निक्स हैं, सिर्फ थेरेपी नहीं है ये। एक्यूप्रेशर कोई थेरेपी नहीं है, एक्यूप्रेशर एक टेक्निक है। थेरेपी क्या होती है, जैसे मैं आपको बताऊं, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है LI4, लार्ज इंटेस्टाइन का 4 नंबर का पॉइंट। पूरी बॉडी में, सर से लेके पैर तक पूरी बॉडी में कहीं भी दर्द हो, ये इस पॉइंट को अगर आप प्रेस करोगे तो बॉडी से क्या होगा, ब्रेन से एंडोर्फिन रिलीज होना स्टार्ट होता है। एंडोर्फिन एक हार्मोन है जो आपको रिलैक्स, हल्कापन फील कराता है। तो जैसे आप इस पॉइंट को दबाओगे तो आपको क्या फील होगा, एंडोर्फिन रिलीज होने के साथ ही आपको बॉडी में हल्कापन आना फील हो जाएगा, यानी दर्द में आपको तुरंत राहत मिलेगी। ये बेस्ट एनाल्जेसिक पॉइंट का काम करता है। तुरंत आपको अगर दर्द बॉडी में कहीं भी दर्द है, इस पॉइंट को दबाइए। तो पॉइंट को दबाना एक्यूप्रेशर, एक्यू मतलब पॉइंट और उसके ऊपर प्रेशर, एक्यूप्रेशर। और अगर मैं यही एक्यूपंक्चर की बात करूं तो इसी पॉइंट के ऊपर हम लोग निडल लगाते हैं। बहुत फाइन निडल्स होती है, उनको इस पे लगाया जाता है। उससे क्या होता है, एनर्जी हमारी बॉडी के अंदर काम कर रही है, हम प्रेशर देके उसको मूव कर रहे हैं। एक हमने पंचर कर दिया तो निडल अंदर तक जाती है और अंदर तक उसको डायरेक्ट हिट करती है, तो उसका फोर्स जो है वो और बढ़ जाता है। तो ये फर्क होता है। पॉइंट सेम है, दोनों ही कंडीशन में वो दर्द में ही काम करेगा, लेकिन वो एक में एक्यूप्रेशर सुपरफिशियल है और एक डीप एडवांस काम करता है एक्यूपंक्चर थेरेपी। तो सर, जैसे बॉडी में किसी भी जगह पे पेन हो तो एक्यूप्रेशर पॉइंट सिर्फ आप इस पॉइंट पर दीजिए, आपको तुरंत रिलीफ मिल जाएगा। इसके अलावा जैसे ईयर को लेके भी काफी सारे, तो ईयर से रिलेटेड बीमारियां भी आजकल फैल रही है और लोग उसमें आई ड्रॉप वगैरह डालते हैं, तो आपके उसमें उसे क्या कहा जाता है? ईयर का देखिए, ईयर को ऑरिकल भी कहा जाता है। तो ईयर का मतलब होता है ईयर ऑरिकुलर थेरेपी, यानी कि जब आप अगर देखोगे, नोटिस करोगे, जैसे मतलब हर चीज का एक रिफ्लेक्शन हमारी बॉडी में होता है। जैसे ये रिफ्लेक्ट करता है किस तरीके से, जब माँ के पेट में बच्चा होता है, अगर आप उस इमेज को इमेजिन करोगे कि माँ के पेट में बच्चा होता है उल्टा, ऐसे ही हमारे कान की शेप बनी हुई है। तो उल्टा होता है तो ब्रेन नीचे, पैर ऊपर, बीच में ये स्पाइन हार्ड है और अंदर सारे ऑर्गन्स, स्पाइन के साथ में ही सारे ऑर्गन्स हमारे आ गए। तो पूरी बॉडी हमारी कान में इस तरीके से रिफ्लेक्ट करती है। तो अब आप ये सोचिए, पहले मुर्गा क्यों बनाते थे, कान पकड़ के खड़े हो जाओ, कान को क्यों मरोड़ते थे टीचर? यानी कि पहले टाइम में जो हमारा लाइफ स्टाइल का पार्ट था वो भी एक साइंस था। मतलब अगर उस चीज को हम लिंक करें तो कान से पूरी बॉडी का इलाज किया जा सकता है, सिर्फ कान से। आप कान को मरोड़िए, कान की मालिश कीजिए। ब्रेन, देखिए ये ब्रेन है, तो सजा हम किसको दे रहे हैं? जो बच्चा कमजोर है। ब्रेन को सजा नहीं दे रहे हम, सजा उस बच्चे को दे रहे हैं जो बच्चा कमजोर है, जो होमवर्क नहीं करके आया, जिसके नंबर कम आए हैं, जिसको याद नहीं करके आया है, तो हम उसके ब्रेन को एक्टिवेट कर रहे हैं। यानी कि सजा में भी हम बच्चे का फायदा कर रहे हैं। तो ये ऐसी थेरेपी है, यहाँ पे आप प्रेशर करोगे, आपको क्या हो रहा है, फील हो रहा है
दबाने पे पेन हो रहा है तो फील हो रहा है आपको, तो फील क्या नहीं, हमारे सेंसेस काम करते हैं। जैसे आपको टच किया तो आपके सेंस एक्टिवेट हो गए, आपको टच फील हुआ, गर्म भी फील होगा, चुभन भी फील होगी, तो इस तरीके से आपकी सेंस काम करती है। तो जैसे ही हम पॉइंट को प्रेस करते हैं ब्रेन को मैसेज आता है और ब्रेन की एनर्जी एकदम से भाग जाती है। जब एनर्जी घूमेगी तो उस पर काम होना स्टार्ट हो जाता है। तो यानी कि कान से ही पूरी बॉडी का इलाज किया जा सकता है। तो क्या ये भी एक्यूप्रेशर का हिस्सा है? बिल्कुल, एक्यूप्रेशर का भी और एक्यूपंक्चर का भी। यानी कि इसी पॉइंट को अगर हम एक्टिवेट करेंगे प्रेशर करके तो एक्यूप्रेशर हो गया, इसी पे हम निडल लगाएंगे तो एक्यूपंक्चर हो गया, और इसी पे मैग्नेट थेरेपी भी की जाती है, तो उसमें ईयर मैग्नेट थेरेपी भी कही जाती है। यानी कि इन्हीं के ऊपर हम लोग सीड्स चिपका देते हैं जो पॉइंट को कंटिन्यू प्रेशर करके रखते हैं। इसके अलावा जैसे आजकल कपिंग थेरेपी बहुत देखी जा रही है, ऑलमोस्ट सभी इस ट्रेंड को फॉलो करते जा रहे हैं, तो कपिंग थेरेपी क्या है? कपिंग थेरेपी क्या होता है ना, कांच के और प्लास्टिक के कप्स होते हैं, जैसे चाय का कप होता है ना, उसी तरीके का कप होता है प्लास्टिक का। उसको जब हम हाथ पे या पे मसल जहां पर है बेसिकली, जैसे यहाँ पे मसल है तो हमने यहाँ पे लगाया तो वो उसको खींचते हैं तो वो वैक्यूम क्रिएट करता है, तो मसल खींचती है। तो मसल की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, गांठें बनी हुई हैं, आजकल देखिए पोस्चर कितनी सारी प्रॉब्लम्स हो गई, सर्वाइकल, झुक के काम कर रहे हैं, मोबाइल हम इस तरीके से यूज कर रहे हैं, 8-8 10-10 घंटे हम लोग सिस्टम पे काम कर रहे हैं, तो हमारी कमर में, स्पाइन में स्टिफनेस हो जाती है, गर्दन में स्टिफनेस हो जाती है। तो जो ये मसल्स हैं, जो स्टिफनेस है, उसको खोलने के लिए कपिंग थेरेपी बहुत अच्छा काम करता है। तो कपिंग थेरेपी मस्कुलर प्रॉब्लम्स के लिए, ब्लड सर्कुलेशन को इंप्रूव करने के लिए बहुत अच्छा है, और ये सारी थेरेपी सेफ है, चाहे एक्यूपंक्चर हो, चाहे एक्यूप्रेशर हो, कपिंग हो, ईयर हो, कोई भी हो, किसी भी थेरेपी का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इसके अलावा जैसे काफी सारे लोग कहते हैं कि आजकल एक और ट्रेंड चल रहा है, एक और थेरेपी चल रही है, कांस्य थाली जी, तो ये क्या है? इसके अगर आप बारे में हमारे चैनल पे देखोगे तो हमने ढेरों वीडियो डाली हुई है और बहुत उसके बारे में डिटेल में बताया है। देखिए, पहले टाइम में ना कांसे की कटोरी और लोटे से हाथ पैरों को रगड़ते थे। अगर आप अपने मदर फादर या दादा दादी से बात करोगे तो कांसे की कटोरी, तो बर्तन तो यूज होते ही थे हमारे, तो उनसे हाथों को रगड़ते थे ऑयल लगा के। ऑयल कौन सा? देसी घी, सरसों का तेल, कोकोनट ऑयल, तिल का तेल, कोई भी यूज कर सकते हैं। तेल लगा के हाथों को रगड़ते थे, बुखार उतर जाता था। अच्छा, क्यों? हीट निकल गई ना, हम रब करते तो हीट निकलती है ना, तो रगड़ने से वो हीट निकल गई, आपका टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। पैरों को रगड़ेंगे, अब आप पूरा दिन खड़े रहते हो, अब आप चेयर पे बैठे हो, तो ब्लड स्पीड से पैरों के नीचे जा रहा है या नहीं जा रहा है? जा रहा है। क्या उसी स्पीड से वो ऊपर आ रहा है? नहीं। क्यों? क्योंकि ग्रेविटी भी उसे खींच रही है। तो हम खड़े होते हैं और बैठते हैं तो ये प्रॉब्लम आती है कि ब्लड फोर्स के साथ नीचे जा रहा है, लेकिन उसी फोर्स से वो ऊपर नहीं आ रहा है, तो नसों के अंदर जो वल्स है वो ब्लॉक होने लगते हैं। वेरिकोज वेन्स, साइटिका, नस में सर्कुलेशन, कमर में नस दब गई है तो पैरों में सर्कुलेशन वीक हो गया है, हम लोग पैरों में सूजन, काफ पेन, क्रैम्प्स, ये सब सर्कुलेशन की प्रॉब्लम है। अच्छा। ये प्रॉब्लम लोकली नहीं है कि काफ में कोई परेशानी नहीं हुई, ये सारी की सारी प्रॉब्लम जो है ब्लड सर्कुलेशन के कमजोर होने की वजह से है। तो जो कांसा थाली है हमारी, तो उसके ऊपर आपने पैर रखे, वो पैरों की मालिश करेगी, सर्कुलेशन को खोल देगी। अब जब सर्कुलेशन ऊपर आएगा तो ऐसा नहीं है कि घुटने तक आया और वापस नीचे चला गया। अच्छा। वो तो जब आएगा तो पूरी बॉडी में घूम के ही वापस आएगा। तो यानी कि पैरों की मालिश होगी तो नींद अच्छी आती है। कहते हैं ना, अगर नींद नहीं आ रही है तो कोकोनट ऑयल से पैरों की मालिश कर लो, नींद अच्छी आएगी। इसीलिए, क्योंकि सर्कुलेशन इंप्रूव होगा तो पूरी बॉडी में वो घूम के आता है, तो पॉइंट प्रेस होंगे, सर्कुलेशन इंप्रूव होगा, नसें खुलेंगी और नींद अच्छी आएगी। साथ ही इसका सबसे बड़ा फायदा है, बॉडी से टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं। अब पैरों में कौन से टॉक्सिन्स है? पूरी बॉडी के जो टॉक्सिन्स होते हैं वो बाहर निकलते हैं। जैसे हमारा पसीना निकलता है, वो भी तो हमारा टॉक्सिन्स है ना, उसी तरीके से हमारे पैरों के तलवे से टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं, क्योंकि वहीं की मालिश हो रही है तो वहां से टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं। और इसमें एक मिथ में और बता देता हूँ, बहुत सारे लोग इसमें कहते हैं कि कांसे की थाली या बर्तन से कोई भी ऑयल लगा के अगर रगड़ोगे तो काला तो होगा ही होगा। ठीक है, मेरा भी काला हो रहा है, इनका काला नहीं हो रहा है, तो इसका क्या मतलब है? वही तेल है, वही थाली है, वही स्किन है, ठीक है ना। तो आपका भी काला होना चाहिए, हमारा भी काला होना चाहिए। यानी कि बॉडी में अगर टॉक्सिन्स ज्यादा है तो ज्यादा काला होगा, कम टॉक्सिन्स है तो कम निकलेगा। और दूसरा फर्क, आज मैं कर रहा हूं वही थाली, वही ऑयल और वही पैर, स्किन टेक्सचर को भी अगर हम अलग कर लें तो आज जितना काला निकल रहा है, 1 महीने बाद उतना कालापन नहीं निकलेगा। अच्छा। तो यानी कि बॉडी में टॉक्सिन्स कम हो गए ना, तो उसको हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि जो निकल रहा है वो बॉडी से टॉक्सिन्स निकल रहा है, वो सिर्फ ऑयल का कालापन नहीं है। क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें मिथ पाल लेते हैं कि ये तो काला तो होगा ही होगा, तो वो सबका नहीं निकलता। अब तो हम हजारों लाखों लोगों को कांस्य थाली करा चुके हैं। Okay. जैसे आजकल डायबिटीज के पेशेंट में बहुत देखे जा रहे हैं, तो डायबिटीज हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, तो ये कैसे कंट्रोल होता है एक्यूपंक्चर और एक्यूप्रेशर के द्वारा? देखिए, सबसे पहले तो बीमारी को समझना बहुत जरूरी है। बीमारी क्या है? इंसुलिन एक हार्मोन होता है, ठीक है ना। तो यानी कि प्रॉब्लम तो हार्मोनल इम्बैलेंस है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में ब्लड के अंदर शुगर बढ़ जाता है, लीवर ग्लूकोज बनाता है, वो ब्लड के अंदर जाता है, फिर एक इंसुलिन बनाता है पेनक्रियाज ऑर्गन,
ठीक है। जब इंसुलिन की मात्रा कम हो जाती है तो वो जो ग्लूकोज है वो ब्लड में घूम रहा है, वो सेल्स के अंदर ना जाके एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है और वो ब्लड के अंदर घूम रहा है, तो ब्लड शुगर, बीमारी का नाम ही क्या है, ब्लड शुगर। तो ब्लड के अंदर शुगर बढ़ गई है, ठीक है। तो इसमें मेनली हमारे 3 ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं। लीवर जो ग्लूकोज बना रहा है, पेनक्रियाज जो हमारा इंसुलिन बना रहा है, और तीसरा हमारा किडनी, क्योंकि जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है उसको बाहर निकालने की जिम्मेदारी किसकी है, वो तो किडनी की है ना, कि भैया जो भी फालतू बॉडी में गंदगी है उसको बाहर निकालो। तो उसमें तीसरा ऑर्गन हमारा इन्वॉल्व होता है किडनी। इसलिए डायबिटीज पेशेंट को प्यास ज्यादा लगती है, यूरिन ज्यादा आता है, ड्राइनेस उनकी बॉडी में रहती है, क्योंकि वो पोर्स को भी ब्लॉक कर देता है, क्योंकि ब्लड के अंदर घूम रहा है, तो जो स्किन के पोर्स है उनको भी वो ब्लॉक कर देता है। तो एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर क्या करता है, उन ऑर्गन को एक्टिवेट करता है, कि किडनी को एक्टिवेट करेंगे ताकि किडनी कमजोर ना हो और वो अच्छे से फिल्टर कर सके। पेनक्रियाज की जो बीटा सेल्स है उनको एक्टिवेट करेंगे। पेनक्रियाज के बीटा सेल्स क्या करेंगे, एक्टिवेट होंगे तो इंसुलिन ज्यादा मात्रा में बनाएंगे नेचुरली। कोई मेडिसिन नहीं है किसी तरीके की, हमने आर्टिफिशियल मेडिसिन दी जैसे कैल्शियम खाया और कैल्शियम की पूर्ति होगी, ऐसा नहीं। यानी कि बॉडी खुद से इंसुलिन बनाना स्टार्ट करे तभी तो रिजल्ट मिलेगा परमानेंट। मतलब टेम्पररी तो हम लोग दवाइयां खा सकते हैं, कुछ भी खा सकते हैं, यानी कि बॉडी का ऑर्गन हमारा एक्टिवेट हो। अच्छा, लीवर आपको पता है कितने बड़े ग्रंथि है हमारी। आप कुछ भी खाते हो, आपने कोई भी वायरस खाया, जैसे आपने मोमोज खाए उसके अंदर कोई भी केमिकल है, ठीक है। हमने गेहूं खाए, रोटी खाई, उसके अंदर भी आजकल केमिकल हो गया, यूरिया डल रहा है। अब जो आपकी बॉडी में गंदगी गई है, कोई मेडिसिन गई, तो उसके लिए एंटीबॉडीज बनाने का काम लीवर का होता है। तो आप कुछ भी खाओगे तो लीवर इतना पावरफुल है। आप लीवर बेसिकली 8 पार्ट के अंदर होता है, अगर उसके 6 पार्ट को निकाल भी दो ना आप काट के, तो वो वापस 2 से 3 महीने के अंदर ही अपने आप को 8 पार्ट में डेवलप कर लेता है। अच्छा, जब लीवर इतना पावरफुल है, छिपकली की पूंछ ओके आ जाती है, तो हमारा लीवर भी ऐसा ही है, वो अपने आप को डेवलप करता है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो सोचो बीमारी पुरानी कैसे हो सकती है। बस उसको हमें समझना है, बीमारी को, उसको हील करना है, उसको हील होने देना है, और जो एनर्जी की ब्लॉकेज है जो वहां पे नहीं पहुंच रही है हील होने के लिए, उसको हमें ठीक करना है। और लाइफ स्टाइल ठीक करना बहुत जरूरी है। अगर आप नेचर के साथ रहेंगे, टाइम पे सोएंगे, टाइम पे जगेंगे और टाइम के हिसाब से खाएंगे, यानी कि मौसम के फल, तो ही आप बॉडी में को ठीक रहेंगे। अगर आप महंगे, हाँ, एक अभी मुझे किसी ने बताया था, जो फल सस्ता होना हमेशा वही खाना चाहिए। तो उसका कारण यही है कि जो मौसम चल रहा है तो उसका फल वो सस्ता आएगा। हाँ। जैसे सर्दियों में सेब आएगा तो सर्दियों में सस्ता मिलेगा, गर्मियों में वो महंगा मिलेगा, क्योंकि उस टाइम पे वो पैदा नहीं हो रहा ना, इसलिए। तो जो फल सस्ता हो हमेशा वो खाना चाहिए, क्योंकि वो उस सीजन का फल होता है। तो सीजन में अपने फल खाओगे तो सबसे ज्यादा फायदेमंद होगा। और आजकल तो सब उल्टा हो गया ना, सब महंगे फल ज्यादा खाते हैं, महंगे फल ज्यादा खाते हैं, हाँ, ज्यादा बॉडी में एनर्जी। हाँ, लेकिन वो गलत है। हमेशा देखिए, नेचर ने हमें जो बना के दिया है वो ऑलरेडी सही बना के दिया है, किस टाइम पे क्या खाना चाहिए, किस टाइम पे क्या नहीं खाना चाहिए। तरबूज पूरे साल आता है नहीं, लेकिन जब उसकी जरूरत होती है तो वो आता है। आम अपने टाइम पे आता है, सिंगाड़े अपने टाइम पे आते हैं, हर फल का अपना टाइम है। तो जरूरी नहीं कि हम पूरे साल हम लोग एप्पल ही खाते रहे। हमारे पास बहुत सारे वेराइटीज हैं, ऑप्शंस हैं, और बॉडी को हर चीज की जरूरत होती है, तो हमेशा सीजनल फ्रूट्स खाने चाहिए। आप लाइफस्टाइल को मतलब सही बैलेंस रखने के लिए क्या सजेस्ट करते हो पेशेंट को? नेचर के साथ चलिए। सूरज कहते हैं ना, सुबह जल्दी उठिए, गर्म पानी पीना जरूरी है। उससे क्या होगा, जैसे गर्म बर्तन धोते हैं तो क्या करते हैं, गर्म पानी से साफ हो जाती है, चिकनाई भी खत्म हो जाती है। तो ऐसी बॉडी के अंदर है, अगर आप गर्म पानी पियोगे तो नसों के अंदर भी जो चिकनाई जमा है वो भी क्लियर हो जाएगी, और नहीं पियोगे तो नहीं होगी, वो अंदर जमा होती रहेगी, वही तो ब्लॉकेज करेगी आपको। नसों को भी तो वही ब्लॉकेज कर रहा है जो चिकनाई है। तो उसके लिए गर्म पानी रेगुलर पीजिए, टाइम पे अपना ब्रेकफास्ट कीजिए, टाइम पे अपने फ्रेश होइए। अगर आप नेचर के साथ जुड़ोगे तो आप कुछ ही दिनों में फर्क देखने लोगे कि बॉडी अपने आप काम करने लग जाती है। और ये आप सब लोगों ने फील किया है कब, जब कोविड का लॉकडाउन हुआ था। कोई 500 करोड़ की पॉलिसी की जरूरत नहीं है, नेचर अपने आप साफ होता है, नदी अपने आप साफ हुई थी। ऐसी बॉडी का सिस्टम है, आप उसको टाइम पे दीजिए, बॉडी अंदर से अपने आप क्लीन हो जाएगी। आप डेली नहाते हो मैडम? अंदर से? अंदर से नहीं, अंदर से क्लीनिंग कब हुई थी? हम बाहर से तो क्लीनिंग डेली कर ही रहे ना, हम लोग गाड़ी की सर्विसिंग कराते हैं, लेकिन हमारी बॉडी की क्लीनिंग कब हुई है, बॉडी की सर्विसिंग कब हुई है, वो हम लोग नहीं करते हैं। तो वो भी बहुत जरूरी है। इसके अलावा से जैसे आजकल का जो टाइम है, जैसे अभी आप अभी डिस्कस हम जो कर रहे थे कि लोगों ने रात को उठने का टाइम बना दिया और दिन में सोने का टाइम बता दिया है, ये नॉर्मली तो उनको आप देखोगे तो 90% 95% लोगों को डाइजेशन की प्रॉब्लम होगी, क्योंकि उनका साइकिल बदल गया ना। किस टाइम पे ऑर्गन को आराम मिलना चाहिए, अब उस टाइम पे आप खाना खा रहे हो। आप तो खाना खा के सो गए, आपने 12 बजे खाना खाया, आप खाया और आप सो गए, लेकिन खाने को पचने के लिए 3.5 आवर्स चाहिए होते हैं। तो 3.5 घंटे आपकी बॉडी तो काम कर रही है, उसको आराम नहीं मिला है ना, तो साइकिल तो बिगड़ ही गया। आप सो रहे हो लेकिन बॉडी काम कर रही है, तो उन ऑर्गन्स को जब आराम नहीं मिलेगा तो वो भी तो थकेंगे ना।
हम लोग अगर 2 बजे तक काम करेंगे तो हम लोग थकेंगे ना, तो सुबह लेट उठेंगे। ऐसे ही हमारी बॉडी के ऑर्गन्स हैं। बट आजकल तो सर ऐसा भी हो गया है ना कि काफी सारे लोग हैं, जैसे अभी जो वर्किंग है, ठीक है, जो नॉर्मल है, जो वर्क नहीं कर रहे हैं, वो घर पे रेस्ट कर सकते हैं, बट जो वर्किंग है उनकी नाइट शिफ्ट लगती है, तो फिर वो लोग कैसे अपने आप को मेंटेन करके रख सकते तो उनको अपनी टाइमिंग बहुत फिक्स करनी पड़ेगी। हैं? टाइमिंग फिक्स करनी पड़ेगी। जैसे किसी की 3 बजे तक की ड्यूटी है तो वो घर आके 4 बजे तक ही सो पाता है ना, तो रात को खाना ना खाए, घर आके खाना नहीं खाए। 3-4 बजे खाने का कोई टाइमिंग नहीं होती। वो अपना जो डिनर का टाइम है वो अपना लेके जाए लास्ट 8-9 बजे तक, क्योंकि भाई लेट काम कर रहा है तो भूख भी लग जाती है, तो लास्ट 8-9 बजे तक वो खा ले, ताकि 12-1 बजे तक उसका खाना पच जाए, उसके ऑर्गन्स तो आराम करें एटलीस्ट, और सुबह आके वो सो जाए। ठीक है, अब लेट जगे सोएगा तो लेट जगेगा भी, पर उसकी टाइमिंग फिक्स होनी चाहिए फिर लंच की, क्योंकि उसका ब्रंच तो एक ही होगा, ब्रेकफास्ट और लंच। तो लंच की टाइमिंग उसकी फिक्स होनी चाहिए कि 11 बजे अगर उसको करना है तो वो डेली 11 बजे ही करे। बॉडी फिर उस हिसाब से काम करने लग जाती है आपकी, क्योंकि उसको पता है ना खाने का टाइम हो रहा है, तो उस टाइम पे उसको भूख भी लगेगी। तो उसको अपना टाइमिंग फिक्स कर लेना चाहिए कि हाँ अब 11 बजे मैं मुझे खाना खाना है। इसके अलावा जैसे आजकल माइग्रेन का बहुत ज्यादा देखा जा रहा है कि ज्यादा वर्कलोड की वजह से माइग्रेन की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो गई है, तो वहां पे एक्यूप्रेशर या एक्यूपंक्चर कैसे वर्क करता है? देखिए, माइग्रेन या हेडेक इसलिए भी ज्यादा हो रहा है क्योंकि आजकल मेंटल एक्टिविटी ज्यादा हो गई है। हम लोग फोन पे ज्यादा काम कर रहे हैं, सिस्टम पे हम लोग ज्यादा काम कर रहे हैं, तो फिजिकल मूवमेंट कम हो गई है और मेंटल एक्टिविटी आज के टाइम में बढ़ गई है। तो प्रेशर बढ़ रहा है नर्व्स के ऊपर। खाना हम क्या खा रहे हैं? मोमोज, पिज्जा, बर्गर, ठीक है ना। हमारा लाइफस्टाइल आप देखिए ना, आप खुद समझिए, हम जैसा खाएंगे वैसा ही तो शरीर होगा ना। हम लोग गेहूं की रोटी खाएंगे तो गेहूं की रोटी काम करेंगी, बाजरे की खाएंगे तो बाजरे की काम करेंगे, और मोमोज खाएंगे तो मोमोज काम करेंगे। तो बॉडी को जो चाहिए न्यूट्रिशन वो पूरे नहीं मिल पा रहे। दूसरा, डाइजेशन की प्रॉब्लम है। दर्द आपको यहाँ हो रहा है लेकिन प्रॉब्लम यहाँ है। अच्छा। अब 99% माइग्रेन के पेशेंट को देखोगे उनका पेट कभी ठीक नहीं होगा। पेट कमजोर हुआ, आपको गैस बनेगी, वो सर में चढ़ेगी, वो ये आपको तंग करेगी। फिर अब ये ऑटोइम्यून डिजीज के अंदर आ गई, जब आपको माइग्रेन में कन्वर्ट हो गया। आंख के पास से पेन स्टार्ट होगा और आपके सर में, आधे सर में फैल जाएगा, पूरे में फैल जाएगा। जब तक आप नींद नहीं लोगे, 2-3 दवाइयां नहीं लोगे, आपको आराम नहीं आएगा। और उसके बाद भी वो 24 घंटे उसने लेने हैं तो वो लेगा, उससे पहले वो दर्द नहीं जाता है। तो यानी कि वो ऑटोइम्यून डिजीज, आपकी इम्यूनिटी भी अब आपको प्रोटेक्ट नहीं कर रही। तो उसमें आपको साथ में इम्यून सिस्टम पे भी काम करना होगा। तो हम लोग जो ट्रीटमेंट्स करते हैं उसमें साथ में इम्यून सिस्टम पे भी काम करते हैं, क्योंकि हमें बीमारी की जड़ पे काम करना है। हमें आपके माइग्रेन पे काम नहीं करना, हमें आपके डाइजेशन पे काम करना है और आपके इम्यून सिस्टम पे काम करना है। बीमारी तो अपने आप खत्म हो जाएगी। देखिए, पेन कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग गलत ले जाते हैं उस चीज को। पेन क्या है? सिम्टम। मुझे घुटने में दर्द हुआ, मुझे कंधे में दर्द हुआ, मुझे गर्दन में दर्द हुआ। पेन तो सिम्टम है, मसल की वीकनेस है प्रॉब्लम, कि मसल वीक हो गई है, हड्डियों में प्रॉब्लम हो गई है, नसें कमजोर हो गई है, गैस ज्यादा बन रही है। आज पेन मुझे यहाँ है, कल यहाँ हो रहा है, मतलब यहाँ की अपने आप हील हो गई या क्या हुआ, और यहाँ मुझे कोई चोट नहीं लगी फिर भी पेन आ गया। तो ये विंड मूवमेंट्स होती है। तो पेन एक सिर्फ सिम्टम होता है, उसका रूट कॉज बॉडी में कुछ और ही होता है। तो जो हमारी एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर थेरेपी हमेशा रूट कॉज के ऊपर काम करती है। पहले तो ये फाइंड करेगी कौन सा ऑर्गन उसमें के अंदर इन्वॉल्व हो रहा है। जैसे विंड मूवमेंट है तो लीवर हो गया, वो गैस को कंट्रोल करता है। विंड मूवमेंट, जो 5 एलिमेंट्स होते हैं हमारे, वुड, फायर, अर्थ, मेटल, वाटर, तो 5 एलिमेंट्स में विंड को कौन कंट्रोल कर रहा है? लीवर। तो हम लीवर के ऊपर ट्रीटमेंट करेंगे। लीवर ठीक होगा तो पेन अपने आप खत्म हो जाएगा, सिम्टम अपने आप गायब हो जाएगा। इसके अलावा जैसे आजकल सर्वाइकल का दर्द और नेक पेन ये बहुत ज्यादा हो गया है, बैक पेन बहुत ज्यादा हो गया है, खासकर ये फीमेल्स में बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, तो वहां पे कैसे वर्क करते हो? वो ये मेल और फीमेल दोनों में देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि आजकल हर कोई झुक के काम कर रहा है। आप किचन में काम कर लो, कोई भी, आपकी गर्दन झुकी रहेगी। आप रोटी बनाओगे, सब्जी छोड़ोगे, कुछ भी काम करोगे, बर्तन धोगे, आपकी गर्दन झुकी रहेगी। आप मोबाइल कितना ही कर लो, थोड़ी देर बाद ऐसी हो जाओगे। लैपटॉप पे आप कितना ही काम कर लीजिए, आप किसी से बात भी कर रहे हो ना तो आपकी गर्दन थोड़ी सी झुकी रहेगी। वो पोस्चर ही हमारा ऐसा हो गया है। और ये गर्दन जितनी झुकेगी उतना ज्यादा प्रेशर आपका नेक पे आएगा। ठीक है, तो उससे क्या होगा? यहाँ की मसल्स वीक हो जाती हैं। अच्छा, आप गांव में कहाँ के रहने वाले हैं आप? उत्तराखंड। ठीक है, तो वहां पे आपने देखा होगा जो खेती लोग करते हैं, लेडीजें होती हैं, जेंट्स होते हैं, कितना बड़ा वो बिल्कुल कितना किलो का होता होगा वो? लकड़ियां भी लेके जाते हैं, 10 किलो, 20 किलो, 50 किलो। मतलब एक नॉर्मल सी बात है, 10, 20, 50 किलो। ठीक है ना। हम कितना उठा रहे हैं, फिर भी हमारी गर्दन में दर्द है। आप खुद सोच लीजिए, आपने कोई किताब भी अगर रखी हो अपने सर पे, तो आप कोई वजन नहीं उठा रहे हो, उसके बाद भी आपको गर्दन में दर्द है। तो सोचो हमारी मसल कितनी वीक है, और वो कोई एक्सरसाइज नहीं करते, पर उनकी फिजिकल मूवमेंट इतनी है, और वो नेचुरल चीजों पे ही टिके होते हैं। वो दवाइयां नहीं खाते, वो दाल रोटी खाते हैं।
और नेचर के हिसाब से जो उनको सब्जियां मिलती है वही खाते हैं। तो उनकी मसल्स पावर आप देखिए, विल्ड इतनी होती है, वो 50-50 किलो वो उठा लेके और चलती हैं। हाँ, और वो हमारे यहाँ खेत भी वैसे होते हैं तो वो उसमें आराम से उसमें भी आराम से चलते हैं। उनका बॉडी बैलेंसिंग देखिए कितना अच्छा होता है और मसल की स्ट्रेंथिंग कितनी अच्छी होती है। तो ये सब लाइफ स्टाइल ही है हमारा, और ये सब खाने से होता है। इसके अलावा जैसे हाई ब्लड प्रेशर, ये भी बहुत देखने को मिलता है आजकल, तो ये कम एज में भी ज्यादा देखने को मिल रहा है। टेंशन ही इतनी है मैडम, लोग स्ट्रेस इतना लेते हैं, बिना किसी बात पे स्ट्रेस लेना स्टार्ट कर देते हैं। ट्रैफिक बहुत हो गया, इसी की टेंशन ले लेंगे, ठीक है ना, उसी के लिए गाली देने लग जाएंगे, ठीक है ना। स्ट्रेस ही इतना हो गया आजकल, घरों में लड़ाई हो रही है, हम एक दूसरे को समझते नहीं है, ईगो बहुत बढ़ गया है। तो बीपी का कारण एक ये भी है स्ट्रेस, शुगर का कारण भी स्ट्रेस है। इंसुलिन भी तो एक हार्मोन है ना। जितने भी हार्मोनल इम्बैलेंस है वो सब स्ट्रेस पे ही काम करते हैं, स्ट्रेस एंजाइटी। क्योंकि उससे क्या होता है, हमेशा ये क्यों कहा जाता है कि पॉजिटिव रहना चाहिए, ताकि स्ट्रेस कम हो। ठीक है ना। अगर आप नेगेटिव सोचोगे तो स्ट्रेस तो नेगेटिव थिंग्स हो गए ना, तो वो ज्यादा बढ़ेगा, तो आपकी बॉडी डाउन होगी, तो आपकी बॉडी में ऐसे ही हार्मोन्स रिलीज होंगे। आपने एक स्टोरी सुनी होगी, एक फॉरेन में किसी को सजा दी गई थी, ये फांसी इसको होनी है। तो एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे उसको 2 पिन चुबाई गई थी और उसको बोला गया था कि आपको स्नेक बाइट कराया जाएगा, और उसकी बॉडी में वही हार्मोन्स रिलीज हुए थे, वही जहर पैदा हुआ था जो स्नेक बाइट के टाइम पे होता है। अच्छा, सिर्फ निडल से, सिर्फ उसको बस ये फील हुआ था मुझे स्नेक बाइट हुआ है, क्योंकि आंखों पे पट्टी बांधी, उसको स्नेक बाइट फील हुआ था, उसकी बॉडी ने वो जहर पैदा किया, वो बंदा मर गया सिर्फ पिन चुबाने से। तो हमारी बॉडी हार्मोन्स रिलीज करती है, जैसा हम सोचते हैं। नेगेटिव सोचेंगे नेगेटिव हार्मोन्स, पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव हार्मोन्स। आप दुख में खुश में क्या कर सकते हो, है ना, हार्मोन्स वैसे ही रिलीज होते हैं। इसलिए कहते हैं कि पॉजिटिव रहना चाहिए। इसके अलावा स्लिप डिस्क के बारे में आप थोड़ा सा बताइए। स्लिप डिस्क क्या है, जैसे हमारे स्पाइन में है ना 33 वर्टेब्राज होते हैं, ऊपर के सर्वाइकल के 7 वर्टेब्राज, फिर मिड बैक पीठ जिसको बोला जाता है उसमें डोर्सल थोरेसिक के 12 वर्टेब्राज 12 वर्टेब्राज होते हैं, फिर लंबर के 5 वर्टेब्राज होते हैं जिसमें सबसे ज्यादा प्रेशर होता है, फिर सैक्रोलिक के 5 वर्टेब्राज, और फिर टेल बोन के 4 वर्टेब्राज होते हैं जो कि आपस में जुड़े हुए हैं, जिसको पूंछ भी बोला जाता है, कॉकिक्स। तो टोटल 33 वर्टेब्राज होते हैं, हड्डियां स्पाइन के अंदर, मन के भी बोला जाता है। तो जो मन के हैं उनके बीच में होती है डिस्क, गद्दी, जिससे मूवमेंट होती है। हड्डी में तो मूवमेंट होती नहीं है, अब ये हड्डी है इसमें मूवमेंट नहीं है, मूवमेंट जॉइंट के अंदर है। तो ऐसे ही जो वर्टेब्राज है उनके बीच में गद्दी होती है, डिस्क जिसको बोला जाता है, उसके अंदर जेल होता है। तो जब उस पर प्रेशर ज्यादा पड़ता है तो वो जेल बाहर निकल आ जाता है, जिससे नस दब जाती है। अब जब नस दब गई तो जो उसका सर्कुलेशन का फ्लो है वो कम हो जाता है, उसकी वजह से स्लिप डिस्क, साइटिका, पैरों में सुनपन, पैरों में जलन, पैरों में दर्द, थाई में पेन, काफ में दर्द, साइड में पेन, वो तभी आता है। यानी कमर में नस दब गई है और पैर में उसका सर्कुलेशन वीक हो गया है, ठीक है। तो हम एनर्जी पॉइंट्स के थ्रू, यानी कि लोकली भी काम करते हैं और कान पे और हाथ के ऊपर भी प्रेशर पॉइंट्स होते हैं जिनसे उनको खोला जाता है। तो एनर्जी जो कम हो गई है, यानी कि सर्कुलेशन जो वीक हो गया, उसको खोला जाता है। जब वो खोल गया तो एनर्जी अपने आप काम करने लग जाती है और बॉडी अपने आप हील हो जाती है। तो सर एक लास्ट क्वेश्चन की, जो आपके पास पेशेंट आते हैं आप उन्हें क्या सजेस्ट करते हो, क्या एडवाइस देते हो अपने डेली बेस पे डेली पेशेंट्स को? देखिए मैं इसमें है ना दो सजेस्ट करता हूँ आपको अलग अलग। सबसे पहले तो जो हेल्थी है और जो अनहेल्थी है। तो पहले हम बात करते हैं जो हेल्थी है, तो आप बीमार तो नहीं होना चाहेंगे, आप हमेशा हेल्थी रहना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? पहले तो नेचर के साथ अपना टाइम टेबल सेट कर लीजिए। अगर आपकी नाइट ड्यूटी है तब भी उसको उस हिसाब से सेट कर लीजिए कि आपकी टाइमिंग फिक्स हो जाए खाने पीने की। और अगर आपकी दिन की ड्यूटी है तो कोशिश कीजिए 11 बजे से पहले सो जाइए, क्योंकि उसके बाद गॉल ब्लैडर काम करना स्टार्ट कर देता है। हर एक ऑर्गन, जो हमारे ऑर्गन्स है बॉडी के अंदर, मेन है 12 ऑर्गन्स, लीवर, स्प्लीन, किडनी, हार्ट, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, इस तरीके से 12 मेन ऑर्गन्स है हमारे। हर ऑर्गन को 2 घंटे का टाइम मिलता है, तो 24 आवर्स का साइकिल होता है। तो 11 बजे गॉल ब्लैडर की टाइमिंग स्टार्ट हो जाती है। तो अगर आप उससे पहले आप सो जाओगे ना तो आप खुद देखोगे आपको गहरी नींद आएगी, और उसके बाद आप सोओगे तो आपको गहरी नींद नहीं आएगी। ये साइकिल का फर्क होता है, ठीक है। लंग्स तो ये की जो सोने का पॉइंट है 11 बजे से पहले, ये सुबह भी हो सकता है, शाम को भी, रात में भी हो सकता है? नहीं, 12 ऑर्गन्स है हमारे, हर ऑर्गन को 2 घंटे मिलते हैं। अच्छा। तो 11 से 1 का टाइमिंग रात का जो है वो गॉल ब्लैडर का। तो रात को 11 बजे से पहले अगर आप सोएंगे तो आपको नींद गहरी आएगी, ठीक है। उसके बाद लीवर, उसके बाद लंग्स। ब्रह्म मुहूर्त में उठ के प्राणायाम क्यों करने चाहिए? पहले तो ये कहते था ना 3-4 बजे उठ जाना चाहिए, क्योंकि उस टाइम पे लंग्स के अंदर सबसे ज्यादा एनर्जी होती है। उसके बाद होती है लार्ज इंटेस्टाइन 5 to 7। तो इसलिए कहते हैं मॉर्निंग में टाइम पे उठोगे तो फ्रेश भी टाइम पे होंगे, तो लार्ज इंटेस्टाइन आपकी प्रॉपर क्लीन हो पाएगी। 7 बजे के आप फ्रेश होने जाओगे आपको कॉन्स्टिपेशन पक्का है। 7 से 9 स्टमक का टाइमिंग होता है,
तो 9 बजे से पहले ब्रेकफास्ट कर लेना चाहिए। और कैसा, राजकुमारों जैसा, क्योंकि उस टाइम पे स्टमक के अंदर सबसे ज्यादा एनर्जी, आप कुछ भी खाओगे सब पचेगा। इसीलिए, क्योंकि हर एक ऑर्गन की अपनी टाइमिंग होती है, एक साइकिल है। आप इस साइकिल को फॉलो करोगे ना तो बॉडी में न्यूट्रिशन भी बहुत अच्छे से ऑब्जर्व होंगे, पेट अच्छे से साफ होगा, आधी बीमारी तो आपकी वहीं खत्म हो गई, क्योंकि आपने बॉडी को क्लीन कर दिया। तो नेचुरोपैथी तो टिकाई उन्हीं दो चीजों पे, टॉक्सिन्स बॉडी में नहीं होनी चाहिए, बॉडी को क्लीन रखिए तो आपको कोई बीमारी नहीं होगी। दूसरा, इम्यून सिस्टम आपका अच्छा होना चाहिए। कोविड वायरस आया, एलर्जी, वेदर चेंज हो रहा है, आपकी इम्यूनिटी अच्छी होगी, आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। दो ही चीजें, डिटॉक्सिफिकेशन और इम्यून सिस्टम। पूरा नेचुरोपैथी इसी पे काम करता है। तो लाइफ स्टाइल में ये, अपने लाइफ स्टाइल टाइम पे 11 बजे सो जाइए, 7 बजे से पहले आपका पेट साफ हो जाना चाहिए और 9 बजे से पहले आपका ब्रेकफास्ट हो जाना चाहिए। वही 1 से 3 की आपकी लंच की टाइमिंग होती है, 5 to 7 की आपकी डिनर की टाइमिंग होती है। ठीक है, अगर आप 7 बजे तक डिनर कर लेते हैं, यानी कि 3.5 घंटे उसको पचने में लगेंगे, तो 10:30 बजे तक आपका खाना पच गया। उसके बाद आप सो जाएंगे, तो यानी कि आपका सिस्टम भी आराम करेगा, और सिस्टम आराम करेगा तो अगले दिन उतनी ही ज्यादा एनर्जी के साथ वो अगले दिन काम करेगा। और जब हम इस रूटीन को फॉलो करेंगे, आप खुद देखोगे आपकी बॉडी में एनर्जी ज्यादा होगी। ठीक है, इसीलिए उपवास बताया गया है, एक दिन का व्रत हफ्ते में। क्यों? ताकि आपने पूरे हफ्ते में जो भी खाया है, आज मैं कुछ नहीं खाऊंगा तो क्या होगा, पचने वाला जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो तो आराम कर रहा है, कुछ खाया तो है नहीं। अब क्या काम करेगा, एक्सक्रीटरी सिस्टम, लार्ज इंटेस्टाइन, किडनी, ब्लैडर्स, ये सब हमारे ओवर एक्टिव हो जाएंगे, क्योंकि डाइजेशन तो आराम पे चला गया, अब एनर्जी तो यूटिलाइज होगी, तो वो हमारी बॉडी में से गंदगी को बाहर निकालने में लग जाते हैं। तो वो डिटॉक्स का काम, उपवास एक दिन का व्रत हमारा डिटॉक्स का काम करता है ना। या फ्रूट्स पे भी आप रह सकते हो, क्योंकि लिक्विड है, इजी डाइजेस्ट हो गया, तो आपकी बॉडी से अच्छे से क्लीन आउट, फ्लश आउट हो पाता है। एक दिन का उपवास, हफ्ते में नेचर के साथ रहिए, प्लस कुछ बेसिक चीजें जैसे सुजोग थेरेपी, हाथ के ऊपर पूरी बॉडी आती है, मैं अपने पैरों पे खड़ा हूं, ये 2 पैर हवा में, 2 हाथ, ये पूरा बॉडी पार्ट, ये मेरी गर्दन, इसको सुजोग थेरेपी कहा गया है। तो ये आपका पूरा ऑर्गन्स यहाँ पे आते हैं, ये आपका हिप जॉइंट हो गया, जैसे पैरों पे खड़े हैं, तो ये आपका गर्दन का जॉइंट यहाँ आ जाता है, तो ये आपके सारे ऑर्गन्स हो गए। तो लार्ज इंटेस्टाइन, जैसे गुटखा खाते हैं, अच्छा, मतलब आप साइंस को समझिए, गुटखा खा रहे हैं तो भी कहते हैं ना पेट साफ हो जाता है, उनको आदत पड़ जाती है, ये लार्ज इंटेस्टाइन का पॉइंट है। तो इससे क्या होगा, आपका लार्ज इंटेस्टाइन एक्टिवेट होगा तो आपको स्टूल आपको इजीली पास हो पाएगा। ठीक है, तो ये लार्ज इंटेस्टाइन का। कुछ भी नहीं है तो आप पूरे हाथ की अच्छे से मालिश कीजिए, लकड़ी की बॉल्स आती हैं उनको आप दबाइए, प्रेशर पॉइंट्स के लिए प्लेट्स आती हैं, उनके ऊपर पैर रखिए, हाथ रखिए, उनको दबाइए, लकड़ी की बॉल लीजिए, रोलर ले लीजिए, पेन ले लीजिए, पेन से दबाइए, तो क्या होगा, आपका सिस्टम एक्टिवेट होगा। अब यही काम अगर खाने से आधा घंटा पहले करोगे तो सिस्टम एक्टिवेट हो गया, यानी कि मशीन चालू हो गई, मशीन के अंदर आप कुछ भी डालोगे तो अच्छे से पच जाएगा, मशीन अच्छे से काम करेगी। तो इस तरीके से आप खाने से पहले भी इस प्रोसेस को फॉलो कर सकते हो। प्लस हमने आपको बताया, माँ के पेट में जैसे बच्चा होता है तो कान से पूरी बॉडी का इलाज। ठीक है, अब आपको पॉइंट तो पता नहीं है, कमर का कौन सा है, गर्दन का कौन सा है, ब्रेन का कौन सा है, लंग्स का कौन सा है, लीवर का कौन सा है, नहीं पता, पूरा कान तो पता है। अब पूरे कान की मालिश कीजिए ना। आप पूरे दिन में 5 मिनट दोनों कानों की मालिश कर लीजिए, क्रीम लगाइए, लोशन लगाइए, ऑयल लगाइए, घी लगाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो स्मूथनेस के लिए है। आप पूरे कान की अच्छे से आगे और पीछे अच्छे से मालिश कर लीजिए, है ना। करने के बाद ही आप बॉडी में देखोगे हल्कापन आपको फील होगा, क्योंकि सर्कुलेशन तुरंत इंप्रूव होता है, तो आपको सेकंडों में इसका इफेक्ट लगता है और आप तुरंत ही अब फील करोगे कि आपको बॉडी में हल्कापन है। और जब आप रेगुलर इस चीज को फॉलो करोगे और आप अपनी ब्लड रिपोर्ट भी कराओगे ना 1 महीने बाद, आपको बहुत सारी चीजों में वैसे फर्क दिख जाएगा, क्योंकि सिस्टम आपका काम करने लग जाता है। तो एक पूरे हाथ की मालिश, दूसरा आपके कानों की मालिश। कोई प्रॉब्लम है चाहे नहीं, यानी कि फिट रहने के लिए, यानी कि अगर आप पहले याद करोगे ना, पिताजी हो गए, दादाजी हो गए, वो उनका लाइफ स्टाइल ही यही था, कान मरोड़ना, कानों की मालिश करना, ऑयल लगा के पूरी बॉडी की मालिश करना, फिर नहाने जाना, वो लाइफ स्टाइल का पार्ट था। साथ में कलाइयों की मालिश, यहाँ भी प्रेशर पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, हाथ में पूरी बॉडी मैंने आपको बताई, कान में पूरी बॉडी बताई, ऐसे ही पूरी बॉडी के ऊपर भी प्रेशर पॉइंट्स होते हैं। 361 पॉइंट्स होते हैं मैडम, सर से लेके पैर के अंगूठे तक 361 पॉइंट्स होते हैं। कलाई के ऊपर 6 पॉइंट होते हैं। कानों में 150 प्लस पॉइंट्स होते हैं, पूरी बॉडी रिफ्लेक्ट होती है, तो है ना। ऐसी कलाई की दूसरी कलाई पे भी, यहाँ पे एक टॉप पे एक पॉइंट आता है DU20। मालिश कराइए अपने बालों की, कितना टाइम हो गया? 1 हफ्ते से ज्यादा ही हो गया, मतलब घर पे मम्मी से करवाती हूँ। और पहले देखिए रेगुलर होती थी, हर महीने हर वीक एक रेगुलर होती थी। उससे क्या होता था, प्रेशर पॉइंट्स, पॉइंट एक्टिवेट। यहाँ पे एक पॉइंट आता है जो कि एक सिंगल पॉइंट 100 पॉइंट्स के बराबर काम करता है, DU20 पॉइंट्स का नाम है। एक सिंगल पॉइंट से आप 100 बीमारियों का इलाज कर सकते हो।
अच्छा। नर्वस सिस्टम पे काम करेगा, नींद पे काम करेगा, पार्किंसन, पैरालिसिस, स्ट्रेस, एंजाइटी, हार्मोन्स की जितनी भी प्रॉब्लम्स है, बॉडी को चलाने वाला तो यही है और उसका सेंटर पॉइंट ये है। ठीक है ना। तो जब सेंटर पॉइंट, जैसे हमारी बॉडी का सेंटर पॉइंट नाभि है, तो ब्रेन का सेंटर पॉइंट ये है। तो नाभि पे आप ऑयल डालोगे तो पूरी बॉडी कहते हैं ना नसें खुल जाती है, ऐसे ही है। यहाँ पे आप अगर पॉइंट को प्रेस करोगे तो ब्रेन की एनर्जी खुल जाएगी, और ब्रेन की एनर्जी खुल गई तो पूरी बॉडी की एनर्जी खुल गई। तो यानी कि एक सिंगल पॉइंट से आप 100 बीमारियों का इलाज कर सकते हो। DU20 पॉइंट्स का नाम होता है। तो ये चीजें हैं बेसिकली जो बीमार नहीं है और बीमार होना नहीं चाहते। अब किसी को स्पेसिफिकली प्रॉब्लम है तो सेक्टर 37 अरुण विहार में हमारा क्लिनिक है, वहां विजिट कर सकते हैं। साथ ही प्रॉब्लम नहीं है, अगर किसी को प्रॉब्लम है तो कान के थ्रू आप मालिश कर सकते हो। तो उसके लिए क्या है कि प्रॉब्लम के हिसाब से अलग अलग स्पेसिफिक पॉइंट्स होते हैं। बट एक मास्टर पॉइंट मैंने क्या बताया आपको, LI4 पूरी बॉडी में कहीं भी दर्द है। साथ में हमारे सेंस ऑर्गन्स के लिए भी काम करता है। BP शुगर ये हार्मोन्स के लिए भी काम करता है। आंख नाक की कोई भी प्रॉब्लम है उन सब में ये काम करता है। इसके लिए एक क्लिप भी आती है, ये एक छोटी सी क्लिप है, इसको भी आप हाथ पे अगर लगा के रखते हो तो हल्का सा प्रेशर है आपके पॉइंट पे दे रहा है। तो इससे क्या हो रहा है, अब ब्रेन से हार्मोन्स रिलीज होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। तो ये आप अगर 1 घंटे लेफ्ट में और 1 घंटे आप राइट में, पूरे दिन में एक ही बार लगाना होता है। 1 घंटे लेफ्ट 1 घंटे राइट। अगर आप लगाते हो तो धीरे धीरे आप देखोगे BP आपका नॉर्मल होना स्टार्ट हो गया, शुगर आपकी नॉर्मल होने स्टार्ट हो गई है, थायराइड आपका नॉर्मल, आपका स्ट्रेस कम हो जाएगा, आपकी स्किन टैनिंग्स कम हो जाएंगी, आपके हेयर फॉल कम हो जाएंगे। ये हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होते हैं। जब हार्मोन्स बैलेंस होंगे तो ऑटोमेटिकली सिम्टम तो अपने आप ही सेट हो जाएंगे। ये तो सिम्टम्स हैं, ये अपने आप सेट हो जाएंगे। तो हमें तो बॉडी के हार्मोन्स को बैलेंस करना है, पॉइंट्स को एक्टिवेट करना है, एनर्जी को। एनर्जी हम बार बार एनर्जी की बात करें तो एनर्जी है क्या, वाइटल एनर्जी, हमारी प्राणवायु जिससे हमारा शरीर चल रहा है। वो एनर्जी की डिस्टरबेंस होती है। एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर में माना जाता है कि एनर्जी ब्लॉक हो गई है, कम हो गई है या ज्यादा हो गई है, कभी कभी एक्सेस भी हो जाती है। तो जब ये डिस्टरबेंस होती है तभी प्रॉब्लम आती है। अगर एनर्जी ठीक से वहां पे पहुंच रही है तो ऑर्गन्स को कोई हील होने से नहीं रोक सकता। बॉडी का सिस्टम अपने आप में इतना पावरफुल है। तो अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो उसकी स्पेसिफिक, अगर पैरों की प्रॉब्लम है तो ऊपर वाला एरिया, स्पाइन की प्रॉब्लम है तो बीच वाला एरिया, और ब्रेन की प्रॉब्लम है तो नीचे वाला एरिया, और साथ में ऑर्गन रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो अंदर वाला एरिया। ठीक है। 3 मिनट आप कान की मसाज कीजिए, ऑयल या कोई क्रीम कोई भी आप लगा सकते हो। आप खुद देखोगे, करने आपने कर लिया, मसाज कर लिया, उसके बाद आप देखोगे बॉडी में हल्कापन आपको फील होगा ही होगा। और ये नेचुरल रिफ्लेक्शन होता है, इसमें कोई दवाई नहीं है, क्योंकि बॉडी के थ्रू ही बॉडी को ठीक किया जाता है। और ये बनाने वाले हम लोग नहीं है, ऊपर वाला है, क्योंकि उसने वो सिस्टम दिया है बॉडी के अंदर उसको हील होने के लिए। अगर उसने सिस्टम दिया है, कोई ऑर्गन दिया है, उसे ये भी पता है प्रॉब्लम आ सकती है, तो उसको हील कैसे करना है, उसको एक्टिवेट कैसे करना है, उसका सिस्टम भी हमारी बॉडी के अंदर ही है। बस उसको समझने वाली बात होती है। इसी के साथ मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगी कि आपने अपना समय हमें दिया, हमारे दर्शकों को इतना अवेयर किया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें HBN न्यूज, बेल आइकन दबाकर लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाएं।